नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देश की बात में आपका स्वागत है और खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मिली मंजूरी, केंद्रीय कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दी। इसी सत्र में पेश किया जा सकता है बिल। दिल्ली सरकार महिलाओं को हर महीने देगी 1,000 रुपए महिला सम्मान योजना आज से ही लागू, केजरीवाल का ऐलान। चुनाव बाद 21 रुपए देंगे। हाथरस रेप पीड़ित के परिवार से मिले राहुल, परिवार से 45 दिन की बातचीत। पिता ने चिट्ठी लिखी थी, 4 साल से कैद में, सरकार ने कुछ नहीं किया। महाराष्ट्र के परभणी में हिंसक प्रदर्शन मामले में 40 लोग हिरासत में लिए गए। इलाके में तनाव, परभणी में एसआरपीएफ तैनात। शाह के दौरे से पहले अबूझ माड़ में 7 नक्सली ढेर, 1000 से ज्यादा जवानों ने नक्सलियों को घेरा, फायरिंग जारी। राजस्थान के 5 जिलों में पारा 5 डिग्री से नीचे, चुरू सीकर में बर्तनों में जमा पानी। एमपी के 11 जिलों में शीतलहर, हिमाचल में बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। संसद में शीतकालीन सत्र के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र में ही इसे सदन में पेश कर सकती है। इससे पहले एक देश एक चुनाव पर बनी कोविंद समिति की रिपोर्ट को 18 सितंबर को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले 2019 में 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक देश एक चुनाव के अपने विचार को आगे बढ़ाया था। उन्होंने कहा था कि देश के एकीकरण की प्रक्रिया हमेशा चलती रहनी चाहिए। 2024 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी प्रधानमंत्री ने इस पर विचार रखा था। देखिए, मोदी सरकार में एक ही नारा है, वन नेशन वन अडानी। उनको ये देश की संपत्तियों को बेचने के लिए एक अपना दोस्त चाहिए और उसके लिए वो काम कर रहे हैं। जहां तक वन नेशन वन इलेक्शन का सवाल है, इसमें मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर 5 साल के लिए एक निर्वाचित सरकार है और वो सरकार बीच में अल्पमत में आ गई तो आप क्या करेंगे? क्या आप एक चुनी हुई सरकार का दोबारा मिड टर्म इलेक्शन नहीं होगा? क्या अगर मान लीजिए आपने एक बार पूरे देश का एक साथ चुनाव करा दिया तो आज महाराष्ट्र है, अभी तो वहां सरकार बनी है, झारखंड है, अभी वहां सरकार बनी है, जम्मू कश्मीर हरियाणा है, अभी वहां सरकार बनी है, पंजाब का कार्यकाल बाकी है, उत्तर प्रदेश का कार्यकाल बाकी है। आप कैसे चुनाव करा देंगे पूरे देश का एक साथ? जिन सरकारों के कार्यकाल बाकी है उनका चुनाव आप कैसे कराएंगे? और सबसे बड़ा सवाल मेरा यह है कि यह बहानेबाजी है कि आप कह रहे हैं कि एक साथ चुनाव कराने से खर्चे कम आएंगे। क्या वोटर्स की संख्या कम हो जाएगी एक साथ चुनाव कराने से? क्या ईवीएम की संख्या कम हो जाएगी? भाई, उतने ही वोटर एक साथ चुनाव कराने में भी भाग लेंगे, उतने ही वोटर अलग अलग चुनाव कराने में भी, उनके समय पर चुनाव कराने में भी भाग लेंगे। खर्चे का कहते हैं चुनाव है तो उसमें भी उतनी ही समय के लिए आचार संहिता लगती है। देश का जो चुनाव है आजकल, जब भी देश का चुनाव होता है एक साथ होता है, तो उसमें जो आचार संहिता लगती है एक साथ लगती है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में महिला सम्मान योजना को मंजूरी दे दी गई। इससे पहले वित्त विभाग ने इस योजना पर आपत्ति जताई थी। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कैबिनेट ने 1,000 रुपए मंजूर किए हैं, सरकार बनने पर इसे 2100 रुपए कर दिया जाएगा। केजरीवाल ने इसे आपकी 7वीं रेवड़ी बताया कि रजिस्ट्रेशन के बाद पैसा आना शुरू हो जाएगा। ये सम्मान महिलाओं का अधिकार है। साथ ही कहा कि केजरीवाल जो ठान लेता है वो करके रहता है, जो बोला वो करके दिखाया। माताओं बहनों को उनका हक मिलेगा। काम कर रहे थे, कई महिलाएं आई और महिलाओं ने कहा कि जी महंगाई बहुत। आज दिल्ली सरकार ने 1,000 रुपए चालू कर दिए, लेकिन चुनाव 10-15 दिन में ऐलान होने वाले हैं। इस वजह से अभी चुनाव के पहले
पैसा अकाउंट में जाना संभव नहीं है, लेकिन योजना लागू हो गई है। मेरे पास इस दौरान जब ये सारा हम काम कर रहे थे, कई महिलाएं आई और महिलाओं ने कहा कि जी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, काम नहीं चलेगा। तो आज रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, 1000 रुपए का। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के पोस्टर के साथ संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के पोस्टर के साथ यह अनोखा विरोध प्रदर्शन था, जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कर रहे थे। सोरोस से कथित संबंधों के बारे में जवाब मांगा। गिरिराज सिंह ने कहा कि सोनिया गांधी को जॉर्ज सोरोस के साथ अपने संबंधों पर जवाब देना चाहिए। वह वही व्यक्ति है जो भारत को तोड़ने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। सोनिया गांधी जवाब दें, जॉर्ज सोरोस से क्या संबंध है? यही तो मैं पूछ रहा हूं। जॉर्ज सोरोस वही है जिसने देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है भारत को तोड़ने के लिए। इसीलिए सोनिया गांधी जी जवाब दें, सोनिया गांधी जवाब दें, यही मैं कह रहा हूं। रुक करेंगे अगली खबर का। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर समेत 19 जगहों पर छापेमारी की। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जुड़े एक मामले में सियासी रियासी, बड़गाम, अनंतनाग समेत कई जगहों पर एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। इस कार्रवाई का उद्देश्य जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी समूहों से जुड़े व्यक्तियों के कट्टरपंथीकरण और चरमपंथी प्रचार प्रसार से जुड़े वित्तीय नेटवर्क को नष्ट करना। एनआईए के एक अधिकारी प्रवक्ता ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि यह पहल आतंकवाद के वित्त पोषण के दबाव वाले मुद्दे से निपटने के लिए एजेंसी की अटूट प्रतिबद्धता को उजागर करती है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर, अगली रिपोर्ट की तरफ। पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंड की सिहरन और सिहरन का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। दिल्ली में गुरुवार को मौसम की सबसे सर्द सुबह दर्ज की गई। राजधानी का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। आयानगर और पूसा समेत अलग अलग जगहों पर शीत लहर के हालात बन गए। आयानगर में न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री और पूसा में 3.2 डिग्री सेल्सियस रहा। ये रिपोर्ट देखें। दिल्ली में गुरुवार को मौसम की सबसे सर्द सुबह दर्ज की गई। राजधानी का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। आयानगर और पूसा समेत अलग अलग जगहों पर शीतलहर के हालात बन गए। आयानगर में न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री और पूसा में 3.2 डिग्री सेल्सियस था। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में शीतलहर की वजह पश्चिमी विक्षोभ बताई। On 8th and 9th, active western disturbance influence northwest India, which has caused light to moderate snowfall over Himalayas and light rainfall over Punjab, Haryana, NCR, Delhi and Uttar Pradesh. Thereafter, when system moved away, strong northwesterly winds start prevailing over the regions. As a result, temperature dropped over northwest India. So presently, from last you can say 2 days, cold wave conditions are prevailing, starting from Punjab, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh. Now it will extend to other parts, you can say Bihar, Jharkhand and West Bengal also. मौसम विभाग ने बताया कि जब तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तब शीतलहर की स्थिति पैदा होती है। विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में भी ऐसे हालात बने रहेंगे। There will be no change in the temperature, significant change. Why you can say next 3-4 days. That's why we are giving the cold wave conditions over northwest India 3 to 4 days. 3 to 4 days mean for Rajasthan we have given 3 days, over Punjab, Haryana, Uttar Pradesh we have given next 4 days, and after that, as I have told earlier, temperature will get weakens and temperature will rise gradually.
बुधवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस था। मौसम विभाग के मुताबिक 14 सालों में पहली बार दिसंबर के शुरू में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने गुरुवार को दिन में आसमान साफ रहने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। और अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। खबर हरियाणा से है, जहां एमएसपी की मांग के लिए आंदोलन कर रहे किसानों की अनदेखी करके बीजेपी ने फिर साबित कर दिया है कि वो पूरी तरह से किसान विरोधी पार्टी है। किसान कोई नहीं मांग कर रहे हैं, वो सरकार को उसका वादा, अपना वादा याद दिला रहे हैं। ये वही वादा है जिसका ऐलान बीजेपी ने 2014 में सत्ता आने के बाद किया था और किसान आंदोलन को खत्म करवाते हुए जिस वादे को दोहराया था। किसान चाहते हैं कि उन्हें एमएसपी की गारंटी मिले। किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल पिछले 16 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे। उनकी सेहत भी लगातार गिर रही, लेकिन सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन बनी हुई है, जो उनसे बातचीत तक करने को तैयार नहीं। ये बातें किसान नेताओं के द्वारा कही गई। देखिए, आज उनको 16 दिन हो गए भूख हड़ताल पे, और जो 16 दिन भूख हड़ताल पे बैठेगा तो स्थिति तो गंभीर है ही। तो मेरा ये आग्रह है, तुरंत उससे सरकार को बात करनी चाहिए, बातचीत करके उनका समाधान निकालना चाहिए। अभी तक बातचीत के लिए हालांकि किसान कह रहे हैं कि रास्ते खुले हैं। 14 तारीख को वो कह रहे हैं फिर पूछ कर प्रयास करेंगे। 2 बार पूछ का प्रयास किया था, सफल नहीं हुए किसान। हाँ, मतलब बातचीत करनी चाहिए भाई, कोई नई मांग नहीं है उनकी। जो पहले बात हुई थी किसान सरकार से किसानों की 2 साल पहले, उन्होंने कहा था कमेटी बना के एमएसपी की हम करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर इंद्री से है, जहां हल्के के गांव बड़ेड़ी में एक व्यक्ति ने अपने ही खेत के ट्यूबवेल पर फांसी का फंदा लगाकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। फांसी लगाने से पहले व्यक्ति के द्वारा एक वीडियो भी वायरल किया गया, जो चर्चा का विषय बना हुआ। घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को लगी, पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर ही सीन ऑफ क्राइम की टीम को बुलाया और टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। जिस व्यक्ति ने फांसी लगाई उसका नाम राम सिंह बताया जा रहा है। उसके बेटे ने अपने ही परिवार के एक व्यक्ति का आरोप लगाया। उसके पिता ने उससे कुछ पैसे लिए थे, उससे भी ज़्यादा पैसे का भुगतान उसके पिता के द्वारा कर दिया गया था, लेकिन बार बार वह उसके ऊपर प्रेशर बना रहा था कि पैसे और दो, नहीं तो उसके खिलाफ वह कार्रवाई करेगा। जिससे तंग आकर उसके पिता ने ट्यूबवेल में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मेरा दोस्त है गोरो जाने गए थे हम, तो मेरे पास फ़ोन आया था, मेरा ताऊ है श्यामलाल। मेरे को भाई कहाँ है? मैंने कहा दिया, मौका भाई मैं तो इधर ही हूँ। नोका ठीक है भाई, गोरो आ जा। बोला तेरे पापा कहाँ? मौका मैंने नहीं पता। नोका ठीक है, गाँव में आएगा नहीं, और पापा के लिए बात कराइए मेरी घर जाकर। बोला उसकी मोटरसाइकिल खड़ी वो गोर ही होगा। मैं ठीक है। फिर मैं अपने गाँव में जाने तो मैंने स्कूल पर मिले थे मेरे ताऊ श्यामलाल। ठीक है, तो वो मेरे से बोल लिया भाई वो रहा, मैं इसके अलावा गया। फिर बोला भाई, बोला तेरे पापा ने पैसे देने और वो दे नहीं रहे पैसे। अगर बोला नहीं पैसे देगा नहीं, मैं आना आधा किलो ले लूँगा भाई तेरा। राम सिंह नाम का व्यक्ति है, उसने अपने ट्यूबवेल के ऊपर सुसाइड किया है। जिसी सूचना पर हम यहाँ पहुँचे हैं, जो अब एफएसएल टीम मौके पे बुलाई गई है, जिसके पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को सिविल हॉस्पिटल करनाल भेजा। वीडियो भी जारी किया है, कोई गांव के ही मास्टर हैं, उन पर आरोप लगाया कि पैसे दे भी दिए थे लेकिन तंग कर रहे थे वो। हाँ, मेरे को बेटे ने बताया है, जो मृतक है उसके बेटे ने, कि एक वीडियो फेसबुक पर इनके पिता ने डाली है कल। तो उसके अंदर है कि एक राम सिंह नाम के व्यक्ति हैं, जिससे इन्होंने 8-9 लाख रुपए लिए थे, और उसको बता रहे हैं कि 24 लाख रुपए हमने दे दिए हैं। तो आगे जांच का विषय है कि क्या कुछ किसी से लिए हैं। कुछ चेक का मामला भी है, वे चेक दिए हुए थे जो लगाने की बोल रहा था। तो आगे जांच का विषय है, जैसे जैसे जांच में आएगा कार्रवाई करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर डिंडोरी से, जहां एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुली है। यहां महिला नसबंदी शिविर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिली है। दरअसल पूरा मामला जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
करंजिया का है, जहां पर महिला नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया था। कड़कड़ाती ठंड में छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए महिलाएं कतारों पर लगी हैं। नसबंदी शिविर में जन पंचायत करंजिया के जनपद अध्यक्ष चरण सिंह धुर्वे ने अस्पताल पहुंचकर जायजा लिया तो उन्होंने पाया कि इतना बड़ा शिविर का आयोजन किया गया है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की ही नदारद है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार स्वास्थ्य के प्रति कितना संवेदनशील है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करंजिया में एलटीटी का कार्यक्रम रहा है। मैं शाम को निरीक्षण करने गया था तो वहां पे अव्यवस्थाएं तो जो मिली। प्रमुख चीज तो ये है कि जो मुख्यालय है वहां का जो बीएमओ हो चाहे सीबीएमओ हो, ये नदारत पाया गया। जब मुख्यालय का मुखिया ना रहे और लाखों माने यहाँ सैकड़ों महिलाएं ऑपरेशन करवाने आई थी, वहां पे भारी माने समस्याओं का सामना करना पड़ा उनको। वहां पे लकड़ी की व्यवस्था नहीं और गद्दा की व्यवस्था नहीं और दरी की भी व्यवस्था नहीं। तो ये सब व्यवस्थाएं होना चाहिए। इतना बड़ा कार्यक्रम है सरकार का और व्यवस्था कुछ ना होना, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अगली खबर का रुख करेंगे। सरकारी अस्पतालों में प्रसव के दौरान लापरवाही से मौत होने के मामले रुक नहीं रहे हैं। बिछिया स्थित अस्पताल में महिला के पेट में कॉटन व कपड़ा छोड़ने से महिला की मौत का आरोप लगा है। उन्होंने एसडीएम व पुलिस को शिकायती पत्र देकर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। बिछिया के जामुन टोला करंजिया निवासी परिवार ने प्रसव पीड़ा होने पर 4 दिसंबर को महिला को बिछिया भर्ती कराया था। प्रसव के बाद नवजात को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज से बच्चा स्वस्थ हो गया, लेकिन महिला की हालत बिगड़ गई। महिला की तबीयत बिगड़ने पर मंडला में डॉक्टर ने जांच कर पेट में कॉटन और कपड़ा छूटने की जानकारी दी। इन्फेक्शन बढ़ने से महिला का लगातार स्वास्थ्य खराब होने से उसे इलाज के लिए जबलपुर में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतका के आक्रोशित परिजनों ने बिछिया अस्पताल पर लापरवाही का आरोप मढ़ते हुए एसडीएम व पुलिस से न्याय दिलाने की फरियाद की है। 11 तारीख 7:30 बजे उनकी मृत्यु हो चुकी और इसकी पूरी जवाबदारी बिछिया हॉस्पिटल की नर्स की है जो डिलीवरी कराई ना। उन्होंने हमें बताया कि अंदर कपड़ा या कॉटन डला हुआ है तो आप आगे इसको निकलवा दीजिएगा। ये लिख के भी नहीं दी गया, इसलिए वो कपड़े की वजह से उनके शरीर में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल गया, जिससे उनके सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। किडनी स्टोन उनका खराब होने लगा, फेफड़े भी खराब हो गया, ब्रेन माइंड छोड़ के पूरे शरीर में उनका इन्फेक्शन फैल चुका था। इस वजह से उनकी जान जा चुकी है और 18 टाके लगे हैं। बच्चे को काट के भी निकाले हैं। बच्चे की भी कंडीशन ठीक नहीं है अभी। एक हिसाब से उनको एक जिंदा है, बाकी उनको 1 साल तक अभी हमें चेकअप कराना है। तो पूरा रीजन ये आया है कि कपड़ा जो है 4 दिन तक पेट के अंदर रहने के चलते जो है खून का संचार पूर्णतः बंद हो चुका है, जिससे किडनी भी बैठ गया आपका, जिससे फेफड़ा भी बैठ गया आपका। जब किडनी और फेफड़ा खराब होने के चलते जो है आज हम उस बच्ची की जो है मृत अवस्था की स्थिति में पाया गया। इसलिए हम पूर्णतः शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो भी उस समय त्वरित समय में जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए ताकि ऐसी प्रत्युत्तर दोबारा न हो। बिछिया तहसीलदार ने मामले को गंभीर बताया है। उन्होंने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। ये एक जो भी करंजिया से एक आवेदन हमें प्राप्त हुआ और ये लोग जो खड़े मनीष मोगरा हैं, इनके परिवार में जो डिलीवरी का केस था जिसको इनके द्वारा ये शिकायत की गई है कि जो अस्पताल में लापरवाही की गई, जिसके तहत इनके जो उनकी पत्नी वो उनकी डेथ हो गई, तो उसकी जांच की इनके द्वारा मांग की गई है। तो इनका आवेदन ले लिया है, पर इसकी जाँच करा के जो भी दोषी होंगे उनको कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सकीय स्टाफ की लापरवाही से प्रसव के 8 दिन बाद प्रसूता की मौत बड़ा सवाल खड़ा करती है। इससे न सिर्फ नवजात से ममता का आंचल छिन गया, बल्कि परिवार में नए मेहमान के आने की खुशियां भी काफूर हो गई। अधिकारियों द्वारा परिवार को न्याय दिलाने को आश्वासन पूरा होना चाहिए, जिससे ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। मंडला से के न्यूज के लिए मनोज यादव की रिपोर्ट। तो देश की बात में वक्त फिलहाल एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर राजधानी लखनऊ से, जहां बीमारी से हुआ 36 वर्षीय नवीन की मौत हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के परिजनों को बुलाया है। आर्थिक तंगी के चलते नहीं हो पा रहा था अंतिम संस्कार। हुसैनगंज पुलिस ने मानवता का परिचय दिया है। लोगों की मदद से मृतक का अंतिम संस्कार करवाया है। पुलिस के कार्य की परिजनों और लोगों ने सराहना की है। तो राजधानी लखनऊ से अहम खबर, हुसैनगंज पुलिस ने मानवता का परिचय दिया है। आपको बता दें, आर्थिक तंगी के चलते नहीं हो पा रहा था अंतिम संस्कार। हुसैनगंज पुलिस ने मानवता का परिचय दिया है और अंतिम संस्कार में मदद की है। लोगों की मदद से मृतक का कराया अंतिम संस्कार। पुलिस के कार्य की परिजनों और लोगों ने सराहना की है। आपको बता दें, लखनऊ से अहम खबर, बीमारी से हुई है 36 वर्षीय नवीन की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के परिजनों को मौके पर बुलाया। आर्थिक तंगी के चलते नहीं हो पा रहा था अंतिम संस्कार। हुसैनगंज पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की है और लोगों की मदद से मृतक का अंतिम संस्कार कराया है। अगली खबर का रुख करेंगे हमीरपुर से। अगली खबर, जहां ट्रैक्टर ट्राली ने मासूम बच्ची को रौंदा है। मासूम बच्ची की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार हुआ है। जलालपुर थाने के बरखेरा गांव का ये पूरा मामला है। तो जलालपुर थाने के बरखेरा गांव का ये पूरा मामला है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। हमीरपुर से ये अहम खबर, ट्रैक्टर ट्राली ने मासूम बच्ची को रौंदा है। मासूम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार हुआ है। जलालपुर थाने के बरखेरा गांव का पूरा मामला है। अब रुक करेंगे अगली खबर का अमरोहा से। अगली खबर है, जहां पत्नी से प्रताड़ित पति का मामला ये सामने आया है। आरोपी पत्नी पति के साथ करती है मारपीट। पति के साथ मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। आपको बता दें, आरोपी पत्नी पुलिस विभाग बरेली में तैनात है। पीड़ित पति ने एसपी से शिकायत की है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित पति ने एसपी से शिकायत की है। पत्नी के खिलाफ कार्रवाई की शिकायत की गई है। नौगामा सादात के रज्जाकपुर का पूरा मामला है। तो आरोपी पत्नी पुलिस विभाग में तैनात है। पीड़ित पति ने एसपी से शिकायत की है। तो पत्नी के खिलाफ कार्रवाई की शिकायत पति ने की है। आपको बता दें, नौगामा सादात के रज्जाकपुर का यह पूरा मामला है। तो अमरोहा से हम खबर, पत्नी से प्रताड़ित पति का यह मामला। आरोपी पत्नी पति के साथ करती है मारपीट। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि जो है मेरे प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई की जाए और रिपोर्ट दर्ज की जाए। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर, जहां लखनऊ पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री कंप्यूटर बाबा ने लगातार हो रही गौहत्या पर आक्रोश जताते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से इस पर कार्रवाई करने की मांग की है। कंप्यूटर बाबा ने यह भी कहा कि उनकी मांगों को अगर अनसुना किया गया तो आगामी विधानसभा सत्र में वो सैकड़ों की संख्या में संतों को लेकर विधानसभा के बाहर धरना देंगे। और इसमें उन्होंने यूपी सरकार के विधायक और मंत्रियों को भी आमंत्रित किया। संत समाज से गौहत्या को लेकर नाराजगी भी काफ़ी नाराजगी है। इसका उदाहरण देखने को मिला जब खुद
एमपी सरकार के मंत्री रहे कंप्यूटर बाबा ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे को उठाया। जो गौ माता का मांस मिला हुआ है 340 टन, मतलब होता है लगभग 10 से 12 हजार गाय मारी गई, काटी गई हैं, उसका ये मांस होता है। और जो पकड़े गए हैं उन्होंने इस बात को बताया कि ये इसका अवशेष और इसका जो खून है ये हम जो है ये गंगा जी में प्रवाहित करते हैं, गंगा जी में बहाते हैं। इसलिए बहाते हैं कि किसी प्रकार की कोई सनातनी उद्यम ना करें, इसलिए कोई देखे ना, इसके लिए गंगा जी में प्रवाहित कर देते, गंगा जी में हम छोड़ देते हैं। और ये सब देखा हमने, ये हम नहीं कह रहे हैं। मीडिया बंधुओं, मैं आपसे जो कहना चाहता हूं कि हम नहीं कह रहे हैं, ये जो पकड़े हुए हैं उन्होंने कहा, ये जो यहाँ जो कमिश्नर महोदय या जो वहां के अधिकारी हैं उन्होंने पकड़ा, इसको लैब में डाला, लैब में आया कि ये भैंस का नहीं गऊ का मांस है 340 टन, और इसमें जो अवशेष डाले गए, जो खून डाला गया है, ये हम नहीं, ये बीजेपी के ही सरकार के ही विधायक, लोनी विधायक नंद किशोर जी ने, उन्होंने भी ये पत्र लिखा है। मैं आपको पत्र के द्वारा भी बताना चाहता हूं, ये पत्र है, इस पत्र में दिया है, इसमें भी 2 अधिकारी विशेष रूप से इसमें किया, उनके ही कि कोई 2 अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर जौनपुर से है, जहां जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित मधारे टोला निवासी निकिता सिंघानिया ने पति अतुल सुभाष मोदी निवासी बेनी थाना पूसा रोड समस्तीपुर बिहार के खिलाफ दीवानी न्यायालय में भरण पोषण का मुकदमा दाखिल किया कि 26 जून 2019 को उसकी शादी अतुल से हुई थी। विवाह के बाद ससुराल वाले 10 लाख रुपए दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे। इस सदमे में उसके पिता की मृत्यु हो गई। परिवार वालों को समझाने पर विपक्षी उसे बेंगलुरु ले गया। 20 फरवरी 2020 को विपक्षी से उसे एक पुत्र हुआ, किंतु विपक्षी की प्रताड़ना जारी रही। 17 मई 2021 को उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। तब से वह अपने बच्चे के साथ मायके में रह रही है। अतुल अपटम ग्लोबल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु में एक कंपनी में इंजीनियर रहा। निकिता ने अपने और पुत्र के लिए 2 लाख रुपए भरण पोषण की मांग की। वादिनी स्वयं जॉब करके 78,245 रुपए वेतन पाती थी। कोर्ट ने 29 जुलाई 2024 को पत्नी के संबंध में प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया तथा विपक्षी पति अतुल को आदेश दिया कि वह बच्चे को 40,000 रुपए प्रतिमाह उसके वयस्क होने तक भरण पोषण अदा करें। इसके अलावा दहेज उत्पीड़न के मुकदमे में भी अतुल ने कोर्ट से जमानत कराया था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रामपुर से है, जहां आजम खान को समाजवादी पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है। सपा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मस्कूर अहमद मुन्ना ने अखिलेश यादव को पत्र लिखकर आजम खान को समाजवादी पार्टी से बाहर करने की मांग की है। इस सारे घटनाक्रम के पीछे सीतापुर जेल में बंद आजम खान का वह पत्र है जिसमें उन्होंने मुस्लिम लीडरशिप पर की जा रही दमनात्मक कार्रवाइयों पर इंडिया गठबंधन की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। सीतापुर जेल से लिखे आजम खान के इस पत्र पर भड़के सपा नेता ने अखिलेश यादव को पत्र के माध्यम से कहा कि रामपुर में समाजवादी पार्टी का नेतृत्व बदलना चाहिए और अखिलेश यादव से आजम खान को पार्टी से बाहर करने की मांग की। उन्होंने कहा कि रामपुर को अब नए लीडरशिप की जरूरत है। तो कई दिन से अखबार में रोज आ रहा है और सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुसलमानों के लिए काम नहीं करा, रामपुर के लिए आवाज नहीं उठाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि संभल का मामला राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सड़क से लेकर संसद तक उठाया है और बहुत जोर शोर से उठाया और हम उनके इस फैसले की और इस कदम की सराहना करते हैं। रही किसी रामपुर के बारे में लिखा है, कई लोगों ने दिया है कि रामपुर के बारे में अध्यक्ष जी ने कुछ नहीं किया।
तो मैं कहना चाहता हूँ व्यक्ति विशेष का मामला है रामपुर का पार्टी का मामला थोड़ी है। कौन व्यक्ति विशेष है वो? अरे जो अखबार में दे रहे हैं, रोज जेल से दे रहे हैं अखबार को। कौन है, नाम बताइए। मोहम्मद आजम खान साहब, तो उनका निजी मामला है, पार्टी का मामला थोड़ी है ये। अगली खबर का रुख करेंगे खबर बाराबंकी से, जहां अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक अध्यक्ष का जनपद बाराबंकी के तहसील फतेहपुर पटेल चौराहे पर भव्य स्वागत हुआ। स्वागत के बाद प्रवीण तोगड़िया ने पटेल चौराहे पर पटेल प्रतिमा का माल्यार्पण कर नमन किया। स्वागत सम्मान के बाद प्रवीण तोगड़िया ने पत्रकारों के साथ वार्ता की। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति बुरी है। लड़ाई सरकार और जनता की थी और मुसलमान हमला कर रहे हिंदुओं पर, मार रहे हैं, लूट रहे हैं, मूर्तियां तोड़ रहे हैं। तो इजराइल दुनिया में यहूदी पर अत्याचार होता है तो बदला लेता है। वो ईरान में घुसकर भी ठोकता है, लेबनान में भी ठोकता है। बढ़ेंगे अगली खबर की और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अब श्रद्धालु महज 12 मिनट में गंगा आरती और काशी विश्वनाथ समेत अन्य प्रमुख मंदिरों के 3D दर्शन कर सकेंगे। इस नई पहल के तहत भक्तों को एक खास अनुभव भी मिलेगा। इसके माध्यम से भगवान के दर्शन करेंगे और साथ ही गंगा आरती का दृश्य भी देख सकेंगे। यह सुविधा खासकर उन श्रद्धालुओं के लिए है जो दूर दराज से आते हैं और समय की कमी के चलते पूरे धार्मिक स्थल का दौरा नहीं कर पाते हैं। ये पहल वाराणसी को धार्मिक पर्यटन के लिहाज से और भी आकर्षक बनाएगी, जिसमें देश विदेश के श्रद्धालु इस अद्भुत अनुभव का हिस्सा ले सकेंगे। ये प्रक्रिया 360 डिग्री की होती है। इससे मंदिर के पास बैठकर देखा जाता है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वीआर दर्शन मार्ग संस्था की तरफ से शुरू की गई पहल के तहत श्रद्धालु अब 80 घाट पर वीआर यानी वर्चुअल रियलिटी हेडसेट का इस्तेमाल कर 360 डिग्री व्यू के साथ पवित्र शहर के 3D में वर्चुअल दर्शन कर सकते हैं। इसके जरिए सिर्फ 12 मिनट में बाबा विश्वनाथ सहित कई मंदिरों के दर्शन, गंगा आरती और पूजा देखी जा सकती है। ये है पूरे बनारस का दर्शन कराते हैं, जैसे कि पूरे 3D में ये 360 डिग्री से आप देख सकते हो। मतलब आपको साक्षात मंदिर के पास आप बैठ के देख रहे हो, बहुत अच्छा लगेगा। मतलब बहुत सारे आए देखें, अच्छा लगा। मतलब ये बताएं कि बहुत प्यारा है। लोगों ने बताया कि इस पहल से न सिर्फ शहर के पवित्र स्थलों के बारे में बेहतरीन जानकारी मिलती है, बल्कि समय और पैसे दोनों की बचत भी होती है। ये बहुत अच्छा व्यवस्था हमको लगा, क्योंकि जो 12 मिनट में जो आप एक दिन में पूरा घूमेंगे वो आप 12 मिनट में पूरा देख ले, और फिर अच्छी से बातें भी बताई जा रही है, पूरी विषय में बताया जा रहा है। अच्छा लगा देख के हमको। हम सोचे कि थोड़ा मोड़ा होगा एंटरटेनमेंट, लेकिन बहुत अच्छे से जानकारी दी गई, वो भी अच्छा लगा। 12 मिनट में जो हमको आज तक नहीं पता था वो अभी पता चला है। बहुत अच्छा है। हम तो चाहेंगे कि और भी लोग देखें, जो घूमते हैं, पैसे की भी बचत होगी, टाइम की भी बचत होगी, और 12 मिनट में पूरा सब कुछ आप देख भी सकेंगे। वो 12 जगह का सब पूरा दिखाया जा रहा है। काल भैरव, विश्वनाथ जी, मार्कंडे महादेव, ये सब मंदिरों के विषय में बताया भी जा रहा है और दिखाया भी जा रहा है। खाटू श्याम का दर्शन किए, सालासर बालाजी का दर्शन किए, पूरा मंदिर का व्यू सब लग रहा, पूरा दिखाई दे रहा था। पूरे बनारस का दर्शन। हाँ, मेला उला सब बुझा रहा था, ऊपर उड़ रहे हैं, हर चीज़ का दर्शन हुआ। इसके लिए कितना पे करना पड़ रहा है? 100। ये वीआर सेवा लंबी कतारों की असुविधा को खत्म करते हुए आध्यात्मिक अनुभव को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है। ये सेवा लोगों को मौसम की मार से बचाने में भी काफी मददगार साबित होगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लड़ाकू विमानों में गड़बड़ी होने पर अब पायलट को और सुरक्षित उतारा जा सकेगा। इसके लिए कानपुर ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री ने एक खास तरह का पैराशूट तैयार किया। इसका इस्तेमाल तेजस विमानों के पायलट को भी किसी भी अनहोनी पर सुरक्षित लैंडिंग के लिए किया जाएगा। साथ ही यहां तैयार पैराशूट के बाद भारत की, अमेरिका और अन्य यूरोपीय देश से निर्भरता खत्म हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री यानी ओपीएफ ने पायलटों की सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। फैक्ट्री ने तेजस लड़ाकू विमान के पायलटों के लिए इजेक्शन सीट पैराशूट विकसित किया है। नया पैराशूट डीआरडीओ और एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर तैयार किया गया है। इसका परीक्षण
जल्द किया जाएगा। कि पायलट पैराशूट तेजस ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो HAL ने बनाया है इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए, एयरफोर्स के लिए, और इसके साथ ही वो विदेशों में भी इसके निर्यात की संभावनाएं तलाश कर रहा है। इस एयरक्राफ्ट में जो पायलट पैराशूट की सीट और इसका पैराशूट है वो पहले विदेशों से अभी तक आता रहा है। ADRD ने इस विषय में सोचा कि हम इस पैराशूट को कंट्री के अंदर ही बनाएं, जिसके लिए उसने ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री को एज ए प्रोडक्शन पार्टनर चूज किया। विमान में आग लगने, संतुलन खोने या दुश्मन के हमले जैसे हालात में ये पैराशूट पायलटों की सुरक्षा कर सकता है। सिलिकॉन फिनिश के साथ आग रोधी नायलॉन से बने पैराशूट की कीमत 8 लाख रुपए बताई गई है। ये कीमत आयातित मॉडलों से आधी है। नायलॉन का मटेरियल है वो स्पेशल कोटेड मटेरियल है, सिलिकॉन फिनिश है, इसलिए इसमें स्टैटिक चार्ज डेवलपमेंट नहीं होगा। हमारे अब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सर्विसेज के अंदर तेजी से इंडक्ट हो रहे हैं और इंपोर्ट करने की आवश्यकता लगातार बढ़ती जाती अगर इस पैराशूट को देश के अंदर विकसित ना किया जाए। तो आज अगर ये विकसित किया जाता है तो निश्चित तौर पे कम से कम एक पैराशूट की कीमत जो देश के अंदर है और जो विदेश के अंदर है उसमें कम से कम जो है 2 गुने या 2.5 गुने का फ़र्क होता है। तो हम अगर मान लेते हैं कि ये पैराशूट हमारे देश के अंदर 7 से 8 लाख रुपए में अगर निर्माण होते हैं और इनकी विदेशी कीमत कम से कम 15 से 20 लाख रुपए होती, तो प्रति पैराशूट आप समझिए कि कम से कम 7-8 लाख रुपए का एक डिफरेंस होगा। ये टेंटेटिव असेसमेंट है। परियोजना का महत्वपूर्ण पहलू महिला सशक्तिकरण है। इसे बनाने में 65 महिलाएं शामिल हैं। OPF का प्रोजेक्ट रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भारत की दिशा में मील का पत्थर है। कंपनी मिराज, सुखोई और जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों के लिए भी पैराशूट बनाती है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर उत्तराखंड के रुद्रपुर से है, जहां सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र में बैटरी बनाने वाली आपको बता दें पायलट इंडस्ट्री के गोदाम में अचानक आग लग गई। यह आग कंपनी से सटी RR पैकेजिंग में बैटरी चार्ज के लिए लगाए गए पैनल में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर फायर ब्रिगेड के 4 और निजी कंपनी के 3 वाहन आग बुझाने में जुट गए। इस दौरान कंपनी में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कंपनी कर्मी आग से बैटरी बचाने के लिए उसे गोदाम से निकालने लगे। सड़क पर ले आए, कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। के आसपास यहाँ पे पैनल है, RR इंडस्ट्री है बगल में, उनके जो पैनल में आग लगी थी। आग से शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट से ना बगल के जो इंडस्ट्री है बगल वाली उसमें आग पकड़ ली। उसमें कार्टन में और उसके जो प्लास्टिक का जो वो था आपका बैटरी का कवर, उसमें आग पकड़ ली। सर इसमें गाड़ियाँ कितनी लगी? हमारी 2 गाड़ी थी पटनगर की, एक गाड़ी रही है अशोका लीलैंड की, एक बजाज की और एक टाटा की। टोटल 5 गाड़ियाँ रही हैं। कंपनी का नाम है TKT ऑटोप्लास्ट मोल्डर है। बगल में पायलट कंपनी में आग लगने की वजह से उनके वेयर हाउस में बैटरी के कुछ पार्ट थे, जिसकी वजह से हमारा बैकअप का जो पीछे का एरिया था पूरा डैमेज हो गया, जिसमें हमारे कूलिंग टावर थे, कुछ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों का आगे है और जितना भी हमारा रॉ मटेरियल था नीचे FGWIC मटेरियल था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नैनीताल के सिलोटी नौकुचिया ताल में बाघ को वन विभाग द्वारा ट्रेंडुकुलाइजर से बेहोश किया गया। फिर से उसे पिंजरे में कैद कर वन विभाग ने बाघ को रेस्क्यू सेंटर भेज दिया है। कुछ दिन पहले इस इलाके में 55 वर्षीय महिला की जंगली जानवर के हमले में मौत हो गई। भीमताल नौकुचिया ताल के समीप चारा लेने गई महिला को बाघ ने मार डाला। इसके बाद वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों ने जंगल में डेरा डाल दिया। 30 सदस्यीय टीम ने जंगल में रात को बाघ की तलाश की। घटनास्थल से खून बाल के सैंपल भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून भेजे गए। जंगल में 20 कैमरा ट्रैप पर लगाए गए। वन विभाग द्वारा पिंजरे में पहले एक तेंदुआ कैद हो गया। उसके बाद आज रात के समय
वन विभाग द्वारा बाघ को ट्रैंकुलाइजर से बेहोश कर पिंजरे में बाघ कैद किया गया, जिसको आज रेस्क्यू किया गया है। मेरे सहयोग से रात्रि में नरबक्षी बाघ को वन विभाग की टीम के साथ पकड़ा गया है, जिसका मैं तहे दिल से वन विभाग की पूरी समस्त टीम को इसका धन्यवाद देता हूं, जिसने पिछले 25 नवंबर को एक महिला को अपना शिकार बनाया था। आज उसी नरबक्षी बाघ को पिंजड़े में कैद कर लिया गया। अगली खबर पौड़ी से, जहां पौड़ी के व्यापार सभा द्वारा आयोजित पौड़ी महोत्सव की दूसरी संध्या में प्रसिद्ध लोक गायिका प्रियंका महर की टीम द्वारा बॉलीवुड गढ़वाली कुमाऊनी शो का आयोजन रामलीला मैदान में किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में दर्शक भी रामलीला मैदान में इस शो को देखने के लिए पहुंचे। इस दौरान प्रियंका महर के गानों पर दर्शक झूमते नजर आए। आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक राजकुमार पौरी तथा विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केसर सिंह नेगी भी मौजूद रहीं। केसर सिंह नेगी की मौजूदगी रही। उन्होंने भी व्यापार सभा की इस पहल को सराहनीय बताया। कहा कि शहर में शरदोत्सव कुछ वर्षों से नहीं हो पाया है। बताया कि व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ सांस्कृतिक परंपरा को बढ़ावा देने के लिए व्यापार सभा द्वारा की गई ये पहल सराहनीय है। ऑडियंस होगी और मैं पहली बार मैंने पौड़ी में परफॉर्म किया है। मुझे बहुत मजा आया और आई होप आप लोगों को सबको मजा आया होगा, पौड़ी के लोगों को। मैडम क्या जी तो मेरे बहुत अच्छे गाने आने वाले हैं और मुझे उम्मीद है सबको बहुत अच्छे लगेंगे। बहुत सब लोग यहाँ कोऑपरेटिव थे, व्यापार मंडल के साथ में भी उन्होंने हमें बुलाया, बहुत धन्यवाद उनका। और काफी अच्छा रहा प्रोग्राम, बहुत अच्छा, बहुत जोश है पौड़ी के लोगों में जी। ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है कि अभी जो पुराने मतलब संगीत के लोगों को भी बहुत प्रेरित किया जा रहा है। और सरकार से इतनी है कि सारे जितने भी हमारे कलाकार हैं, जितने भी मतलब छोटे बड़े जितने कलाकार हैं, सबको समान चीजों के हिसाब से समान उसकी तरफ से प्रेरित करना चाहिए। क्योंकि मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं आज छोटे छोटे बच्चे भी मैंने देखे काफी अच्छा डांस भी कर रहे थे जो बच्चे। अगर सरकार की तरफ से उनको प्रेरित किया जाएगा, एक अच्छे सुविधाएं और सारी चीजें मिल जाएगा। काफी मुझे तो अच्छा लगा, काफी मजे एंजॉय करा हमने यहाँ पर। पौड़ी में पहली बार हुआ, पहली बार प्रियंका महर आई हमारे यहाँ, मुझे तो काफी अच्छा लगा। बाकी एक थी सेल्फी नहीं हो पाई एक से उनके साथ, बस यही एक। मैं उनको भी गलत नहीं कहूंगी और मुझे संज्ञान में नहीं कि जो आप अल्मोड़ा वाली बात कह रहे हैं वो बात पता नहीं है, बट जो भी था मुझे मतलब बस नहीं मिला, बस ये एक वो है। बाकी तो मुझे पता नहीं कि उन्होंने क्यों नहीं दिया, उनकी कोई परिस्थिति रही होंगी शायद से, इस वजह से नहीं दी। उन्होंने खींची है, मैं ऐसे नहीं, मैं उनकी फैन हूँ, ऐसे उनकी मैं विरोध में नहीं बोलूंगी। उत्तराखंड की तो काफी लोकप्रिय हमारी गायिका है और लोगों की बड़ी डिमांड होती है। काफी लोग हम लोगों से लगे हुए थे व्यापार सभा से कि आप लोग प्रियंका महर जो इतनी पॉपुलर सिंगर है यहाँ की, उनको क्यों नहीं बुला पा रहे हैं। तो हमें बड़ी रिक्वेस्ट करी हमने इनसे, उसके बाद जो है इन्होंने हमें समय दिया, हम इनका तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। और पूरी पौड़ी की जनता, जिस हिसाब से आपने देखा होगा जितना जोश लोगों के अंदर, अगर आप 2 घंटे और प्रोग्राम चलता तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक कोई हमारा दर्शक उठ के जाता है, लेकिन इनकी भी अपनी समय सीमा होती है। और व्यापार सभा इनका तहे दिल से हमारे मेरी पूरी टीम और मैं खुद और हमारी पूरे जनता। पौड़ी महोत्सव आज पौड़ी में हो रहा है। आज दूसरा दिन इसका है। 3 दिन का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें जन सहभागिता से ये कार्यक्रम हो रहा है। पौड़ी के विकास जो हमारा व्यापार मंडल है उनके प्रयासों से और जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया उनके प्रयासों से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और पिछले कई वर्षों से यहाँ पर शरदोत्सव के रूप में अक्टूबर माह में 5 और 7 दिन का कार्यक्रम हुआ करता था और वो 3 साल से लगभग बंद है कार्यक्रम हुआ। उसकी परिणति ये कार्यक्रम रखा गया कि पौड़ी के जो नौनिहाल हैं उनको मंच मिले, वो मायूस न रहें कि आसपास के क्षेत्रों में जो है
सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं और पौड़ी में इसी तरह का कार्यक्रम नहीं हो रहा था, इसलिए इस कार्यक्रम को रखा गया। तो फिलहाल खबरों में वक्त है एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। अंतर्राष्ट्रीय योग नगरी ऋषिकेश के गंगा तट पर योग के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। ओशो के हसीबा खेलीबा ध्यान के प्रयोग से आम लोगों की जिंदगी से गायब हो चुकी हैं। ऐसे में लोगों की हंसी को वापस लौटा रहा है एक योग साधक, जो लोगों के बीच काफी लोकप्रिय भी हो रहा है। लाफ्टर योग पूरे विश्व में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इसका साइंटिफिक महत्व भी दुनिया के सामने आ रहा है। लाफ्टर थेरेपी, लाफ्टर मेडिटेशन, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड मेडिटेशन की है, इसलिए इसे मैं मेडिटेशन में ख़त्म करता हूँ। लाफ्टर थेरेपी आज मेडिकल साइंस ने भी मान्यता दी है। जेलेटोलॉजी एक ब्रांच है मेडिकल साइंस में, जिसमें असाध्य रोगों का इलाज लाफ्टर के माध्यम से किया जा रहा है। लाफ्टर से आपके शरीर के तल के, मन के तल के और बड़ी आसानी से आप निर्विचार में चले जाए। लाफ्टर थेरेपी, लाफ्टर मेडिटेशन, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड मेडिटेशन की है, इसलिए इसे मैं मेडिटेशन में ख़त्म करता हूँ। लाफ्टर थेरेपी आज मेडिकल साइंस ने भी मान्यता दी है। जेलेटोलॉजी एक ब्रांच है मेडिकल साइंस में, जिसमें असाध्य रोगों का इलाज लाफ्टर के माध्यम से किया जा रहा है। लाफ्टर से आपके शरीर के तल के, मन के तल के और बड़ी आसानी से आप निर्विचार में चले जाए। लाफ्टर थेरेपी, लाफ्टर मेडिटेशन। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल ली है। गर्मी की तपिश से राहत पाने वाले अब सर्द हवाओं के चपेट में आ गए हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कोहरे और ठंडी हवाओं ने लोगों की दिनचर्या बदल दी है। ठंड से बचने के लिए लोग अब गर्म कपड़ों और चाय की चुस्कियों पर निर्भर हो गए हैं। क्या है इस मौसम का हाल और आने वाले दिनों में क्या है मौसम विभाग की चेतावनी, ये रिपोर्ट देखिए। ये सर्द हवाएं, ये ठंडे दिन, ये कोहरे की चादर, क्या बताएं क्या बीत रही है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दृश्य एक अद्भुत सौंदर्य बिखेरता है, जैसे स्वर्ग से बर्फ की बर्फीली बूंदें आ गिरी हों। लेकिन इस खूबसूरती का असर मैदानी इलाकों में साफ तौर पर महसूस हो रहा है। सुबह से ही घना कोहरा सड़कों पर छाया हुआ है, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई है और सड़कों पर चलने वाले हर कदम को सावधानी से उठाना पड़ रहा है। वाहन चालकों को तो जैसे सफर करना एक चुनौती सा बन गया है, क्योंकि कोहरे के कारण दृश्यता बिल्कुल खत्म हो गई है। ठंडी हवाओं के थपेड़े इतने सख्त हैं कि लोग अब घरों के अंदर ही रहकर इस सर्दी से जूझने को मजबूर हो गए। दिन में कभी कभी सूरज की किरणें नजर आती हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है अचानक तापमान गिर जाता है। ठंड का आलम यह है कि बिना स्वेटर, जैकेट और शॉल के बाहर कदम रखना भी मुश्किल हो गया है। ये मौसम अब किसी चुनौती से कम नहीं। देखिए, जैसा कि सब लोग देख रहे हैं कि उत्तराखंड एक पर्वतीय क्षेत्र है और एक वनों का भी यहाँ पर एक अत्यधिक मात्रा में होने के कारण यहाँ ठंड और क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा रहती है। आपने देखा कि पिछले 1-2 दिनों में बर्फबारी भी यहाँ पे शुरू हो गई है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में, और तराई के क्षेत्र में भी एक बारिश परसों आपने देखा कि परसों बारिश भी हुई थी, जिसकी वजह से ठंड भी बढ़ गई है। ठंड बढ़ने की वजह से चाय भी बढ़ गई है, और चाय बढ़ गई है तो उसके साथ साथ लोगों को एहतियात भी बरतना पड़ेगा। सुबह शाम निकलेंगे, ठंड में अपने कपड़ा भी लेना जरूरी है, जैकेट भी खरीदना जरूरी है, और ठंड में जितना कम से कम हो सके सुबह शाम कम निकलें, दोपहर को जब धूप हो तब ज्यादा निकलें। और ठंड तो बढ़ी गई है, उसका सभी को ध्यान रखना ही पड़ेगा। सुबह जब मैं घर से निकला तो देखा मैंने बाहर निकल के कि मेरे से ज़्यादा आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और अच्छा खासा कोहरे ने अपना सफ़ेदी पूरी ढक रखी है और आगे तक का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत ज़्यादा कोहरा आ चुका है काशीपुर की सड़कों पर। वैसे बहुत टाइम बाद देखने को मिल रहा है ऐसा, और मज़ा भी आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है। ठंड का असर बढ़ते ही लोग अब राहत पाने के लिए चाय का सहारा ले रहे हैं। काशीपुर की चाय की दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ी है, जहां
हर कप चाय सर्दी को मात देने का एक असरदार तरीका बन चुका है। चाय की गर्मी में लोग ठंड से लड़ने के साथ साथ अपनी दिनचर्या को भी थोड़ा और गर्म बना रहे हैं। हर चुस्की में एक नए सुकून का एहसास हो रहा है। गर्मियों की सब यादें रह गई हैं। पहाड़ों में बर्फ गिर रही है, लोग यहाँ चाय के लिए लाइन लगा कर बैठे हैं। अभी क्या चाय गर्मियों में ठीक रहती है, लेकिन जाड़ों के हिसाब से जाड़ों में सबसे ज्यादा रहती है। अगर रात दिन में आए हो, रात में आते तो बहुत ज्यादा भीड़ मिलती है आपको। एक चौथाई भीड़ भी नहीं है इस टाइम। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड का असर और बढ़ सकता है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में तापमान और गिर सकता है, जिससे ठंड की चुभन और भी तेज हो सकती है। ऐसे में लोग गर्म कपड़ों में लिपटकर इस सर्दी से जूझने की तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टरों ने खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों से अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील से निपटेंगे। क्योंकि अभी विंटर्स शुरू हो गए हैं, तो सर्दियों में जो हमें स्पेशली ध्यान रखना है, अपने बच्चों को गर्म कपड़े टाइम से पहना के रखें, कैप ऐप लगा के रखें, ड्राई फ्रूट्स दें बच्चों को, मॉर्निंग में बादाम हो गया या फिर अखरोट, ये सब चीज़ें। और भारी चीज़ें ना खाएं। भारी चीज़ें बहुत मुश्किल से डाइजेस्ट होती हैं, तो जैसे छोले, राजमा, उड़द, ये सब चीज़ें बच्चों को भी नहीं दें और बड़ों को भी थोड़ा हल्का डाइट, क्योंकि जब हमेशा वेदर चेंज होता है तो बॉडी भी उसको एब्जॉर्ब करने में या फिर एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लेती है। और यही चीज़ें हमें ओल्ड एज के साथ भी है, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, तो हाइपरटेंशन के मरीजों को भी सबसे ज़्यादा ध्यान विंटर्स में ही रखना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर एकदम से कई बार बढ़ता घटता है सब जब मौसम बदलता है या ज़्यादा जाड़ों में, तो उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। और हेल्दी खाएं, अच्छे कपड़े पहन के रखें और बच्चों का अच्छे से ध्यान रखें कि निमोनिया वगैरह उनको नहीं पकड़े, कोल्ड ना हो। उत्तराखंड में सर्दियों ने अब पूरी तरह से अपनी जड़ें जमा ली हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी का नजारा है, वहीं मैदानी इलाकों में सर्द हवाओं और घने कोहरे ने लोगों को परेशानी में डाल दिया है। दिन के तापमान में गिरावट के बाद रात को सर्दी और बढ़ जाती है, जिससे लोग घरों में रहकर इस ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि सर्दियों का तांडव और कितने दिन तक लोगों को झेलना पड़ेगा। आने वाले दिनों में यह ठंड और बढ़ेगी या फिर मौसम में कोई बदलाव देखने को मिलेगा। स्पेशल डेस्क, ये न्यूज़ इंडिया। तो फिलहाल देश के बाद में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।